नमस्कार दोस्तों, ज्ञान एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में मैं चंद्रमोहन पॉलिटी की सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकार। हम पीछे पढ़ चुके हैं मौलिक अधिकार के विषय में। इसके जो लास्ट पार्ट मैंने आपको मौलिक अधिकार का दिया था उसमें मैंने बात करी थी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की। आर्टिकल 19 उसके सारे क्लॉज में आपको पढ़ा चुका हूं। आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता के अधिकार की आगे बढ़ते हुए, और हम पढ़ेंगे आज अनुच्छेद 20, 21, 22 के विषय में, जो हमें क्या देता है, जो हमें बतलाता है हमारे स्वतंत्रता के अधिकार को। ठीक है दोस्तों, तो जिन भी स्टूडेंट ने, जिन भी विद्यार्थियों ने मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर पुराना वीडियो देख लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं और आज के टॉपिक के विषय में बात करते हुए चलते हैं। बात करते हैं अनुच्छेद 20 की। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? तो देखिए, अनुच्छेद 20 कहता है अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। कहने का मतलब कि कोई भी व्यक्ति या नागरिक यदि अपराध के लिए दोषी पाया जाता है तो उसे कुछ संरक्षण प्राप्त है। यह अधिकार किसके लिए है? अनुच्छेद 20, जिनके ऊपर किसी प्रकार का कोई अपराध साबित किया गया हो, जिनके ऊपर किसी प्रकार का कोई अपराध आरोपित किया गया हो, जिसे हम अभियुक्त या दोषी कह सकते हैं। तो उनके विषय में अनुच्छेद 20 बतलाता है। और देखिए, अनुच्छेद 20 जो है अपराधियों के, जिन्होंने अपराध किया है, उनके कुछ मौलिक अधिकारों के, उनके मूल अधिकारों की बात करता है, जैसे कार्योत्तर कानून, पोस्ट फैक्टो लॉ। इसके अंतर्गत देखिए क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या अधिकार हैं जो दिए जाते हैं। पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, किसी व्यक्ति, नागरिक जो उसको उसी विधि से दंडित किया जाएगा जो उसके द्वारा किए गए अपराध के समय प्रभावी था। देखिए कहने का मतलब क्या, मान लीजिए, इसको एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 2018 में एक क्राइम किया, एक अपराध किया, और उस अपराध की सजा 2018 में क्या थी? 5 साल का कारावास। ठीक है दोस्तों, लेकिन आगे चलकर 2020 में उस अपराध की सजा को बढ़ाकर 5 साल से 8 साल कर दिया गया। तो जिस व्यक्ति ने अपराध किया था 2018 में, तो उसको 2018 के कानून के हिसाब से क्या दी जाएगी? सजा दी जाएगी। यानी कि जिस समय आपने अपराध किया है, जिस समय व्यक्ति ने अपराध किया है, उसी समय के कानून के हिसाब से उसको सजा दी जाएगी, चाहे उसको अपराध की सजा 2 साल, 4 साल या 5 साल बाद दी जाए। आगे बात समझ में। देखिए दूसरा फैक्ट क्या कहता है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता है। एक अपराध के लिए उसको एक सजा, कहने का मतलब एक अपराध के लिए एक सजा। तीसरा देखिए, किसी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब आप व्यक्ति को स्वयं के प्रति गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। यही कुछ कारण हमें देखने को मिलता है कि पुलिस रिमांड में दी गई गवाही को कोर्ट में मान्य नहीं माना जाता है। आगे बढ़िए, देखिए अब हम बात करते हैं किसकी। अच्छा, इसमें देखिए एक बात और समझते हुए चलिए, जो अनुच्छेद 20 है वो नागरिक हो चाहे विदेशी हो, दोनों के लिए क्या है? लागू होता है। ठीक है दोस्तों, और ये किसको रोकता है? मनमाना जो दंड दिया जाता है, मनमाना दंड देने से रोकता है। और क्या है? जो अपराधी हैं उनके पक्ष में उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। आगे बढ़िए और बात करते हैं हम अनुच्छेद 21 की। अनुच्छेद 21 क्या बोलता है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। प्राण मतलब आपकी आत्मा, और दैहिक मतलब कि आपका शरीर, आपकी बॉडी। तो अनुच्छेद 21 हमें हमारे प्राण और हमारी आत्मा की सुरक्षा की, हम स्वतंत्रता की अधिकार प्रदान करता है। और इसके विषय पढ़ते हुए चलते हैं। देखिए अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना उसके प्राण और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। आप सिंपल लैंग्वेज में समझते हुए चलिए, इसको सिंपल सरल भाषा में समझिए कि आपको अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए, आपको अपने शरीर की रक्षा करने के लिए कुछ अधिकार दिए गए हैं जिससे आपको वंचित नहीं किया जा सकता है। जैसे मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, यानी कि सम्मान के साथ जीने का अधिकार। और आपका स्वच्छ पर्यावरण, देखिए स्वच्छ पर्यावरण आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। स्वच्छ पर्यावरण मतलब प्रदूषण रहित जल और प्रदूषण रहित वायु। ठीक है दोस्तों, हानिकारक उद्योगों के विरुद्ध सुरक्षा, ये सारा का सारा क्या है? स्वच्छ पर्यावरण के अंदर है। जीवन रक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार, निजता मतलब प्राइवेसी का अधिकार, आश्रय का अधिकार, विद्युत का अधिकार। ठीक है दोस्तों, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, सुनवाई का अधिकार, सूचना का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, और ऐसे ही करके अन्य अनेक प्रकार के अधिकार आपको दिए गए हैं। जैसे विदेश यात्रा का अधिकार। मैंने आपको पीछे बोला था, जब मैं आर्टिकल 19 पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि एक आंतरिक और एक बाहरी,
तो यहां पर मैंने आपको बोला था कि जो बाहरी आपका जो प्रचरण है, कहीं जाने आने का, बाहरी आने जाने की जो स्वतंत्रता है, उसकी व्याख्या अनुच्छेद 21 करता है। जिसने वीडियो नहीं देखा है जाकर देख लीजिए। मैंने आपको बोला था अनुच्छेद 21 विदेश यात्रा का अधिकार जो है, इसकी व्याख्या अनुच्छेद 21 करता है। तो इसी प्रकार से देखिए, महिलाओं के साथ सम्मान और आदरपूर्वक व्यवहार करने का अधिकार, और इस प्रकार के कई अधिकार आपको अनुच्छेद 21 के तहत दिए जाते हैं, जो आपकी प्राण और आपके शरीर के लिए क्या है, अति आवश्यक है। तो ये अनुच्छेद 21 बात करता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की। अब देखिए, अनुच्छेद 21 से संबंधित कुछ कानूनी वाद हैं, कुछ आपका केस हैं, जिनके विषय में हम यहां पर डिस्कशन करते हुए चलते हैं। न्यायिक व्याख्या देखिए, अनुच्छेद 21 की न्यायिक व्याख्या क्या की गई है। 1950 में गोपालन मामले में, कब? 1950 में गोपालन मामले में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 की व्याख्या की और यह बोला कि राज्य प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के आधार को कानूनी आधार पर रोक सकता है। याद रखिएगा, यहां पर स्टार बना लीजिए। 1950 के गोपालन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कानूनी आधार पर रोक सकता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को। याद रखिएगा, कानूनी आधार। आगे बढ़िए देखिए, किंतु 1978 में मेनका मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व फैसले को बदल दिया, उलट दिया, पलट दिया। ठीक है दोस्तों, जो गोपालन मामले में कहा था उस फैसले को उलट दिया और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला, न्यायालय ने यह बोला कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को उचित और न्यायपूर्ण मामले के आधार पर रोका जा सकता है। देखिए, पहले क्या बोला था, कानूनी आधार पर रोका जा सकता है। अब क्या बोला, अब यह बोला कि उचित और न्यायपूर्ण आधार पर रोका जा सकता है। देखिए, अनुच्छेद 21 के विषय में अगर हम बोले तो गोपालन मामले में अनुच्छेद 21 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सिर्फ मनमानी कार्यकारी प्रक्रिया के विरुद्ध सुरक्षा उपलब्ध है, ना कि विधानमंडलीय प्रक्रिया के विरुद्ध। कहने का मतलब वही जो मैं आपको समझा चुका हूं, यानी कि विधानमंडल जो है, राज्य जो है, वो कानूनी आधार पर अनुच्छेद 21 को प्रतिबंधित कर सकता है, उसको रोक सकता है। लेकिन 1978 में फैसला बदल दिया और यहां पर कानूनी आधार को हटाकर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि उचित और न्यायपूर्ण मामले के आधार पर रोका जा सकता है। याद रखिएगा, दोनों यहां पर जो वाद है, मेनका वाद और गोपालन मामले को, दोनों को याद रखिएगा। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। आगे बढ़िए और बात करते हैं हम किसकी, आपका इच्छा मृत्यु। देखिए, यहां पर हमने बात करी आपका प्राण और दैहिक की स्वतंत्रता, तो बात निकल कर आती है इच्छा मृत्यु की। ठीक है दोस्तों, तो इच्छा मृत्यु के यहां पर हमारा एक है विश डेथ। इसके विषय में क्या बोला है, देखिए इसके विषय में जो केस है अरुणा सनबाग केस, इसके जो अरुणा सनबाग केस है, इसके ऊपर मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा। आपको पूरा का पूरा वीडियो यहां पर क्या कराऊंगा, दिखाऊंगा, पूरा का पूरे वीडियो के विषय में आपको समझाऊंगा। तो फिलहाल हम देखते हैं एक छोटा सी सरसरी नजरों में इच्छा मृत्यु को। उच्चतम न्यायालय ने सर्वप्रथम 1994 में किसी भी व्यक्ति के इच्छा मृत्यु के अधिकार को स्वीकार किया था। वर्ष 1996 में उच्चतम न्यायालय ने पुनः अपने निर्णय को बदलते हुए इच्छा मृत्यु का अधिकार मूल अधिकार नहीं है बतलाया था। यानी कि इच्छा मृत्यु को आप मूल अधिकार नहीं कह सकते हैं। इच्छा मृत्यु मतलब स्वयं की इच्छा से मृत्यु को प्राप्त होना। देखिए, वर्ष 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने अरुणा सनबाग मामले में इच्छा मृत्यु की अनुमति दी थी। तो दोस्तों, बात करते हैं अनुच्छेद 21 के ए की शिक्षा संबंधी अधिकार। पीछे मैं आपको कई बार बता चुका हूं, जहां पर भी आपको अनुच्छेद के साथ ए या बी शब्द जैसा कोई अल्फाबेट देखने को मिलता है, इसका मतलब वो क्या है, अनुच्छेद में संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया आपका कोई आर्टिकल है। तो देखिए, अनुच्छेद 21 का ए क्या बोलता है, अनुच्छेद 21 का ए बोलता है शिक्षा संबंधी अधिकार। 86 अमेंडमेंट 2002, 46वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया था। याद रख लीजिए, स्टार यहां पर बना लीजिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया हुआ है। देखिए, इसमें ये अनुच्छेद जो 21 का ए है, ये किस चीज से संबंधित है, इसमें क्या घोषणा की गई, तो ये कहता है कि अनुच्छेद 21 में ये घोषणा की गई कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। तभी हमने इसको बोला है शिक्षा संबंधी अधिकार। ठीक है दोस्तों, तो साफ साफ लिखा है कि राज्य 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क यानी कि बिना किसी पैसों के और अनिवार्य मतलब कंपलसरी शिक्षा उपलब्ध कराएगा। यह प्रावधान केवल, याद रखिएगा,
ये प्रावधान केवल प्राथमिक शिक्षा के संबंध में है, ना कि उच्च और व्यावसायिक शिक्षा के संबंध में। कॉमन सेंस की बात है, 6 से 14 साल का बच्चा सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन के लेवल का होगा, 6 से 14 साल का बच्चा प्राथमिक शिक्षा के लेवल का होगा, ना कि उच्च और व्यावसायिक शिक्षा के संबंध में। तो याद रखिएगा, जो ये अनुच्छेद है ये किससे संबंधित है? प्राइमरी प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, ना कि उच्च और व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित है। और इसी के अंतर्गत ये चीज जोड़ी गई कि शिक्षा संबंधी अधिकार भी अब क्या है? एक मूल अधिकार है, यानी कि 6 से 14 साल तक के बच्चों का मूल अधिकार है उनको शिक्षा प्रदान करना, उनका शिक्षा प्राप्त करना। और यही जो संशोधन था, यही संशोधन सर्व शिक्षा अभियान का क्या बना? लक्ष्य बना। यहीं से ही तुम्हारा आपका क्या है? सर्व शिक्षा का लक्ष्य एक मील का पत्थर साबित हुआ। ठीक है दोस्तों, अब देखिए बात करते हैं, क्या शिक्षा संबंधी अधिकार हमारे संविधान में पहले नहीं थे? क्या आर्टिकल 21A के जुड़ने से पहले शिक्षा से संबंधित कोई प्रावधान क्या हमारे संविधान में नहीं था? तो दोस्तों बताते हुए चलता हूं कि इस संशोधन से पहले हमारा जो संविधान का भाग 4 जिसके अंदर क्या है? DPSP, ठीक है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, तो भाग 4 के अनुच्छेद 45 में, भाग 4 के अनुच्छेद 45 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। तो क्वेश्चन ये निकल कर आता है, जब पहले से भाग 4 यानी कि DPSP के अनुच्छेद 45 में बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई थी, तो अनुच्छेद 21A को जोड़ने की क्या आवश्यकता हुई? तो दोस्तों इसको जोड़ने की आवश्यकता इसलिए हुई क्योंकि DPSP को न्यायालय में आप चुनौती नहीं दे सकते हैं। न्यायालय में आप चुनौती नहीं दे सकते हैं, कहने का मतलब कि अगर राज्य DPSP के तहत की गई बातों को फॉलो ना करे, उनका अनुसरण ना करे, तो आप उसको चुनौती नहीं दे सकते हैं, उसके खिलाफ नहीं जा सकते हैं। लेकिन मैं पीछे आपको बता चुका हूं, अगर आपके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप न्यायालय में उसे चुनौती दे सकते हैं। यही कारण रहा कि अनुच्छेद 21A में शिक्षा संबंधी अधिकार को जोड़ा गया, DPSP से लाकर इसको मौलिक अधिकार बनाया गया। ठीक है दोस्तों, बाकी बात हम करेंगे जब हम अनुभाग 4 का भाग 4 पढ़ेंगे, वहां इसके विषय में थोड़ा और डिटेल में जाके हम बात करेंगे। और इसी के तहत दोस्तों 2009 में जो एक राइट टू एजुकेशन निकल कर आया, अनुच्छेद 21A का अनुसरण करते हुए, अनुच्छेद 21A को फॉलो करते हुए संसद ने 2009 में राइट टू एजुकेशन यानी कि अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन भी लाए थे, उसको भी अधिनियमित किया था। याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। आगे बढ़िए और हम बात करते हैं अनुच्छेद 22 की। और अनुच्छेद 22 क्या बोलता है? अनुच्छेद 22 बोलता है निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। यहां पर देखिए लिखा है, अनुच्छेद 22 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को निरोध व गिरफ्तारी से संरक्षण प्राप्त है। निरोध और गिरफ्तारी से, यहां पर देखिए हिरासत के मैंने 2 प्रकार यहां पर बता रखे हैं आपको। हिरासत में लेने के 2 प्रकार होते हैं, पहले इसको समझते हुए चलते हैं। पहला प्रकार है दंड विषयक यानी कि कठोर। दंड विषयक ब्रैकेट में लिखा है कठोर। यहां पर लिखा है इसके अंतर्गत उस व्यक्ति को दंड मिलता है जिसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया हो या अदालत में उसे दोषी साबित कर दिया गया हो। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर कोई अपराध लगाया गया था, न्यायालय में उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया या फिर न्यायालय के द्वारा उसका अपराध सिद्ध हो गया और वो दोषी साबित हो गया। दूसरी हिरासत किस प्रकार की होती है? देखिए निवारक। इसके अंतर्गत व्यक्ति को बिना किसी कानूनी कार्रवाई के दोषी ठहराया जा सकता है। इसका उद्देश्य व्यक्ति उसके पीछे अपराध को दंडित ना कर भविष्य में ऐसे अपराध को रोकना है, जैसे शक के आधार पर गिरफ्तारी। छोटा सा एग्जांपल देते हुए समझाते हुए चलता हूं आपको। मान लीजिए कि एक एरिया, एक क्षेत्र था जहां एक नेता, बहुत बड़े नेता थे, वो नेता क्या करना है, वहां पर देखिए चुनावी प्रक्रिया चल रही थी, चुनाव के विषय में, किसी भी विषय में एक सम्मेलन करने आए। लेकिन जिस क्षेत्र में वो सम्मेलन करने जा रहे थे, सभा करने जा रहे थे, वहां के को जो लोकल नेता या लोकल जो व्यक्ति थे, कोई व्यक्ति था जिसके ऊपर उन दोनों की क्या थी, आपस में रंजिश थी। तो उसको अब देखिए होगा क्या, अगर कोई नेता उसके क्षेत्र में जाएगा तो उससे क्या होगा, दंगे भड़क सकते हैं उनके खिलाफ। जो भी नेता हैं जो वहां सभा करने जा रहे हैं, उनकी सभा में व्यवधान पैदा हो सकता है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर पुलिस कार्रवाई की जाएगी और जिसके ऊपर उनको शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जैसे आप देखते हैं कि जब चुनावी प्रक्रिया होती है, चुनावी प्रक्रिया के तहत काफी ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके ऊपर गुंडा एक्ट लगाकर उनको शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता है, ताकि
चुनावी प्रक्रिया में या सभा वगैरह जो भी होती है, किसी भी प्रकार की कोई हमारी जो सामाजिक सभाएं हैं उसमें किसी प्रकार से कोई दंगा फसाद ना हो, तो शक के आधार पर गिरफ्तारी, जिसको हमने कहा निवारक। आगे बढ़िए, देखिए यहां पर अनुच्छेद 22 को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है आपका साधारण कानूनी मामले से संबंधित, यानी कि पहला पॉइंट पढ़िए, इसका क्या बोलता है। पहला पॉइंट कहता है व्यक्ति को उन कारणों से अवगत कराया जाएगा जिसके आधार पर उसे पकड़ा गया है। अगर आपके खिलाफ कोई वारंट है, आपको अगर पुलिस वाले पकड़ने आ रहे हैं, पुलिस के द्वारा आपके ऊपर गिरफ्तारी की जाती है, तो आपको कारण बताया जाएगा कि आपको किन कारणों के कारण गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरा कहता है विधि व्यवसाय, यानी कि वकील से परामर्श और प्रतिरक्षा का अधिकार। अगर आपको गिरफ्तार किया जा रहा है तो आपको कोई भी वकील चुनने का अधिकार है, आप अपना मनपसंदीदा वकील चुन सकते हैं। तीसरा कहता है 24 घंटे के भीतर दंडाधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस का यह दायित्व बनता है, उनका यह कर्तव्य बनता है कि वो उस व्यक्ति को जल्द से जल्द 24 घंटे के भीतर नजदीकी दंडाधिकारी मतलब मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करें। इसमें जो है आपका यात्रा का समय वगैरह भी मिलाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, यह व्यवस्था विदेशी नागरिक और निवारक निरोध के अंतर्गत व्यक्तियों के लिए नहीं है। याद रखिएगा, जो भी विदेशी नागरिक होंगे, और निवारक निरोध कहने का मतलब जिनको शक के आधार पर गिरफ्तार किया गया है, उन व्यक्तियों के लिए ये जो 3 मैंने आपको क्लॉज बताए, ये उनके ऊपर लागू नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए। देखिए दूसरा, पहला मैंने आपको बताया साधारण कानून से संबंधित, दूसरा बताते हैं दंड विषयक कानून के अंतर्गत गिरफ्तारी। किसी भी व्यक्ति को 3 माह से अधिक हिरासत में नहीं रखा जा सकता है जब तक कि सलाहकार बोर्ड इस मामले को उचित ना ठहराए। कहने का मतलब कि जब किसी व्यक्ति को शक के आधार पर हम गिरफ्तार कर रहे हैं, किसी शक के बिना पर सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए गिरफ्तार कर रहे हैं दंड विषयक कानून के अंतर्गत, तो क्या रूल फॉलो किए जाएंगे। तो जिन व्यक्तियों को हमने गिरफ्तार किया है उनको हम सिर्फ 3 माह तक ही हिरासत में रख सकते हैं। अगर आपको 3 माह से अधिक उनको हिरासत में रखना है तो आपको सलाहकारी बोर्ड की परमिशन चाहिए होगी। और सलाहकारी बोर्ड के सदस्य कौन होते हैं? सलाहकारी बोर्ड के सदस्य होते हैं हाई कोर्ट के जज। दूसरा देखिए, निरोध के आधार पर व्यक्ति को बताया जाना आवश्यक है, किंतु सार्वजनिक हितों के विरुद्ध उसे बताया जाना आवश्यक नहीं है। कहने का मतलब जब आप निरोध के आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करेंगे तो आप कारण बताएंगे कि आपको किस अपराध के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन अगर सार्वजनिक हित की बात है तो जरूरी नहीं है कि आप उसको अवगत कराएं। कहने का मतलब कि मान लीजिए कोई सभा में हमने किसी व्यक्ति को किसी एक आतंकवादी या फिर टेररिस्ट एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है, तो हम उसे वहां पर उसका कारण नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि उसका कारण बताने पर बहुत सतर्क हो सकता है और जो एक समाज के प्रति, जो समाज के विरुद्ध एक दंडी कार्रवाई होने वाली है, उसको रोका नहीं जा सकता है। तो इसलिए सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो निरोध के आधार पर उसको कारण बताना आवश्यक नहीं होगा। तीसरा देखिए, व्यक्ति को अधिकार है कि वो निरोध के विरुद्ध अपना प्रतिवेदन करे। अगर किसी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा रहा है तो वो उसके खिलाफ क्या कर सकता है? रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता है, उसके खिलाफ अपनी आवाज उठा सकता है। चौथा कहता है यह अधिकार विदेशी नागरिक और भारतीय नागरिक दोनों को प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने देखा दंड विषयक के विषय में 4 फैक्ट जो दंड विषयक कानून के अंतर्गत गिरफ्तारी को साबित करते हैं। एक यहां पर देखिए स्टार बना लीजिए, नोट करके यहां पर लिख लीजिएगा 44 अमेंडमेंट 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा निवारक निरोध की अवधि को 3 माह से घटाकर 2 माह कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों ये 2 माह तो हो चुका है, लेकिन अभी तक इसको प्रभावी नहीं बनाया गया है। यानी कि अभी भी क्या है, आप किसी व्यक्ति को 3 माह तक हिरासत में रख सकते हैं, क्योंकि ये रूल तो आ चुका है लेकिन उसको प्रभावी नहीं किया गया है। आगे बढ़िए, अब हम बात करेंगे, हमने ये पढ़ा स्वतंत्रता, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22, ये हमने देखा स्वतंत्रता का अधिकार। अब हम बात करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार की। ठीक है, अनुच्छेद 23 और 24। तो पहले देखते हैं अनुच्छेद 23 क्या बोलता है। अनुच्छेद 23 बोलता है मानव व्यापार और बलात् श्रम का निषेध, यानी कि मानव
के देह व्यापार को, मानव के व्यापार को और बलात् श्रम को रोकना। अनुच्छेद 24 बोलता है कारखानों में बाल श्रम का निषेध। कहने का मतलब जो आपका बाल श्रम होता है, छोटे बच्चों से जो मजदूरी कराई जाती है, उसको रोकने के विषय में कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 24। तो आइए इसको थोड़ा विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 23 की। अनुच्छेद 23 कहता है मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का निषेध। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार, बेगार और सभी प्रकार के बलात् श्रम को निषेध करता है। यह अधिकार नागरिक और गैर नागरिक दोनों को प्राप्त हैं। बात करते हुए चले, पहले इन 3 शब्दों को समझते हैं जो मैंने बोला, दुर्व्यापार, बेगार और बलात् श्रम। देखिए, दुर्व्यापार मतलब कि देह का व्यापार करना। मानव दुर्व्यापार शब्द में क्या क्या चीज शामिल हो सकती हैं? मानव दुर्व्यापार में देखिए कौन कौन सी चीज शामिल हैं? पुरुष, महिला, बच्चों के खरीद फरोख्त, वेश्यावृत्ति, देवदासी और दास प्रथा से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है? मानव दुर्व्यापार हम कहेंगे जहां पर मनुष्य के देह का व्यापार किया जाता है। और यहां दूसरा शब्द है बेगार। बेगार शब्द का अर्थ है बिना पारिश्रमिक के कार्य कराना, यानी कि आपसे कार्य तो कराया गया, आपसे लेबरी कराई गई, आपसे पूरी की पूरी मजदूरी कराई गई, लेकिन उसके बदले आपको मेहनताना नहीं मिला है। काम करने के बदले जो आपका पैसा बनता है, जो आपका मेहनताना बनता है, वो आपको नहीं दिया जा रहा है। इसको हम कहेंगे फोर्स्ड लेबर, यानी कि बेगार। और तीसरा शब्द मैंने आपको बताया था बलात् श्रम। बलात् श्रम का मतलब होता है किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उससे कार्य लेना। कोई व्यक्ति को आप कार्य करवा रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति उस कार्य को नहीं करना चाह रहा है, लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे हैं? उससे वो कार्य करवा रहे हैं। इसे हम कहेंगे बलात् श्रम। और दोस्तों, बलात् श्रम में केवल शारीरिक और कानूनी स्थिति शामिल नहीं होती है, इसमें आर्थिक परिस्थितियां, न्यूनतम मजदूरी और कम मजदूरी में काम कराना, ये सारी की सारी चीजें किसके अंदर शामिल हैं? बलात् श्रम के अंदर शामिल हैं। आगे बढ़िए। देखिए, इन कृत्यों को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा अनैतिक व्यापार अधिनियम, याद रख लीजिएगा इन सारे अधिनियमों को, अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956, बंधुआ मजदूरी अधिनियम 1976 और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 बनाए गए हैं। इसमें आप स्टार बना लीजिए बंधुआ मजदूरी अधिनियम को। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है बंधुआ मजदूरी अधिनियम से, आप याद रखिएगा 1976। अब बात करते हैं अनुच्छेद 23 के कुछ अपवादों की। तो देखिए इसके अपवाद क्या क्या हैं। राज्य सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनिवार्य श्रम योजना लागू कर सकता है, जैसे सैन्य सेवा, सामाजिक सेवा आदि। इस प्रकार की सेवाओं के लिए धन देने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन ऐसा करते समय राज्य नागरिकों के धर्म, मूलवंश, जाति, निवास स्थान, सामाजिक स्तर आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देते हुए चलूं, मान लीजिए एक गांव था, उस गांव में जंगल में आग लगी। अब उस आग को बुझाने के लिए कुछ लेबर की जरूरत पड़ी, कुछ फोर्स की जरूरत पड़ी। तो यहां पर राज्य के सामाजिक कार्य हो रहा है, सामाजिक सेवा के रूप में कार्य हो रहा है, समाज के लिए कार्य हो रहा है। ठीक है, नहर खुदानी है एक गांव के लिए, नहर पानी की, किसानों को खेती के लिए पानी की आवश्यकता है। सरकार ने नहर खुदवाई और उस नहर को खुदवाने में आपसे वो श्रम ले सकता है, क्योंकि ये सामाजिक सेवा के यहां पर बात करी जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार की जो सेवा है, कहने का मतलब है कि जो सार्वजनिक उद्देश्य के लिए काम कराया जा रहा है, वहां पर आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है? दुर्व्यापार हो रहा है या हमारा बेगार श्रम लिया जा रहा है। तो ये क्या है? एक अपवाद है अनुच्छेद 23 का। इसको याद करते हुए चलिएगा। आगे देखिए, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 24 की। अनुच्छेद 24 क्या बोलता है? अनुच्छेद 24 बोलता है कारखानों में बाल श्रम पर आदि पर निषेध। कारखाने आदि में आप बच्चों से कार्य नहीं करा सकते हैं, इसको रोकने के लिए अनुच्छेद 24 है। यहां पर लिखा है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चों को कारखानों या अन्य किसी जोखिम भरे संस्थानों पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। कब? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को। यह निषेध किसी भी प्रकार के जोखिम युक्त कार्यों के लिए है तथा संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों के अनुसार है। ठीक है दोस्तों, 14 साल से कम आयु के बच्चों को कारखानों या अन्य जोखिम भरे संस्थानों पर कार्य नहीं कराया जा सकता है, उनकी नियुक्ति नहीं कराई जा सकती है। इसके विषय में हम देखते हुए चलते हैं बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016। देखिए, पुनः बाल श्रम संशोधन 2016 और बाल श्रम संशोधन अधिनियम 1986, इन दोनों को संशोधित कर दिया गया और इसका नाम रखा गया बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986।
इस अधिनियम के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सभी प्रकार के व्यवसायों से रोजगार निषिद्ध करता है। कहने का मतलब कि 14 साल से कम बच्चों को आप किसी भी प्रकार के व्यवसाय में कार्य नहीं करा सकते हैं। पहले क्या था, पहले इसके अंतर्गत 18 व्यवसाय और 65 प्रक्रियाओं पर लागू था। कहने का मतलब सिर्फ 18 व्यवसाय ऐसे बताए गए थे जिसमें आप बच्चों से काम नहीं करा सकते थे। लेकिन 2016 में जो बाल श्रम संशोधन अधिनियम बनाया गया उसके तहत यह कहा गया कि आप बच्चों से किसी भी 14 साल से कम बच्चों से किसी भी प्रकार के व्यवसाय में काम नहीं करा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पीछे हमने पढ़ा था राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन में साफ साफ कहा है 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा राज्य। तो जो 14 साल से कम बच्चे हैं उनको तो शिक्षा का अधिकार दे दिया गया है, तो यहां उनका काम कराना का है निषेध कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। तो बाल श्रम संशोधन अधिनियम के द्वारा 14 से 18 वर्ष के बच्चों को बेहद खतरनाक और प्रक्रियाओं में रोजगार निषिद्ध करता है। कहने का मतलब 14 साल से कम बच्चों को आप किसी भी व्यवसाय में काम नहीं कराएंगे। 14 साल और 18 साल से बीच के जो बच्चे हैं उनको आप एक ऐसे खतरनाक, जहां जो हो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, उनके जान के लिए खतरनाक जो रोजगार है वहां आप उनसे काम नहीं करा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको 6 माह से 2 साल की कैद या 20,000 से 50,000 तक का जुर्माना, और पुनः अगर आप पढ़ सकते हो दोबारा से आप इस कार्रवाई में पकड़े गए, इस अपराध को करते हुए पकड़े गए, तो इसकी अवधि को 2 से 3 साल बढ़ा दिया जाएगा। आगे बढ़िए, देखिए इसी के साथ मैं आपको बताते हुए चलता हूं कि 2006 में सरकार एक अधिनियम लेके आई और सरकार ने ये अधिनियम के तहत ये बोला कि बच्चों को घरेलू नौकरों के तरह भी आप काम नहीं करा सकते हैं। पहले आप घरेलू जो कार्य था, घरेलू यानी कि हमारे गृह कार्यों में, प्रतिष्ठानों में, होटलों में, रेस्टोरों में, दुकानों में, जो हमारे घर के कार्यों के लिए भी बच्चों को निषेध नहीं करा था। लेकिन 2006 में सरकार ने बोला कि अब बच्चों से आप घरेलू कार्य भी नहीं करा सकते हैं, घर में आप नौकरों की तरह उनसे कार्य नहीं करा सकते हैं। तो ये हमने बात करी अनुच्छेद 24 की। ठीक है दोस्तों, तो हमने आज पढ़ा स्वतंत्रता का अधिकार और साथ साथ हम पढ़ते हुए चले शोषण के विरुद्ध अधिकार को। इसी प्रकार से सारे के सारे मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, पूरी पॉलिटी को कवर करते हुए चलेंगे क्रमवार अध्ययन के तहत। आप प्रॉपर इसके नोट्स बनाते रहिए ताकि परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना, आपको जल्दी से जल्दी क्या मिले, परीक्षा में सफलता प्राप्त हो सके। इसी प्रकार से अन्य सब्जेक्ट के भी हम क्या लाएंगे, आपके लिए पूरी एक सीरीज लेके आएंगे, पूरा का पूरा क्रमवार अध्ययन आपके सामने लेकर आएंगे। उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारे साथ जुड़े रहना है। आपको वीडियो कैसा लगा इसमें कमेंट कीजिए। किसी भी प्रकार का कोई आपका सवाल है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हम इसी मनोबल से आपके लिए वीडियो बनाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।